वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, oogenesis क्या होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो है कौन कौन से हार्मोन हैं जो उसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है। जैसे ही कोई मेल इंडिविजुअल प्यूबरिटी स्टेज में आता है, वैसे ही गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा और ये फिर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को एक तरीके से आदेश देगा, यू कैन से, और कहेगा कि यू जस्ट रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH दोनों को रिलीज करने के लिए उसको पुश करता है। कौन? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक है, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH अगर मेल में काम करेगा, यानी कि मेल में काम करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जो टेस्टीज होती हैं मेल में, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करवाएगा प्यूबरिटी स्टेज में, ताकि उसके अंदर जो प्यूबरिटी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप धीरे धीरे होंगे और फिर जो है स्पर्म जो है बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अगर ये फीमेल में जाएंगे तो फीमेल ओवरीज में ये क्या काम करेंगे, फीमेल में जाके फीमेल के सेक्स हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे, तो उनके अंदर चेंजेस आएंगे, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन्स हो गया। तो ये मेनली क्या कर रहे हैं, ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं कि सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो जाएं एट अ पर्टिकुलर स्टेज, जिसको हम बोलते हैं प्यूबरिटी स्टेज। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबरिटी। प्यूबरिटी स्टेज में स्टार्ट हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यू टू इंक्रीज्ड गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से GnRH जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी स्टेज से शुरू हो जाती है। और ये पर्टिकुलर GnRH जो है वो स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। किस चीज के लिए? टू रिलीज LH एंड FSH, इन दोनों को रिलीज करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और ये जो LH है ये किस पर काम करता है, लीडिंग सेल्स पर काम करेगा, और वो फिर किसका प्रमोट करेंगी, मेल में प्रमोट करेंगी टेस्टोस्टेरोन को बनने के लिए, या एंड्रोजन प्रोडक्शन आप भी कह सकते हैं, जो कि स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, मेल में ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को करेगा, और फीमेल में फीमेल रिलेटेड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और FSH क्या करेगा, LH ने तो काम किया लीडिंग सेल्स पर, FSH जो है सर्टोरी सेल्स जो हैं उनको टारगेट करता है, और वहां जो सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करने के लिए जरूरी हैं, उन फैक्टर्स को रिलीज करने के लिए उनको पुश करने का काम करता है FSH, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हाइपोथैलेमस काम कर रहा है और वो रिलीज कर रहा है दिस पर्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम बोल रहे हैं गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है किसको, पिट्यूटरी को, जिससे कि ये वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं LH और FSH। ठीक है, ये जाके फिर काम कर रहे हैं कहां पर, ओवरीज पर, और ओवरीज को कह रहे हैं ओवरीज, या फिर हम कह सकते हैं मेल के केस में टेस्टिस। ठीक है, और वहां पर जाके उनसे क्या कह रहे हैं कि आप अपना रेस्पेक्टिव हार्मोन सिक्रेट करिए, और फीमेल के केस में आप अपना रेस्पेक्टिव हार्मोन सिक्रेट करिए, जो कि प्यूबरिटी स्टेज में मेल यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ पर मेल के लिए स्पर्म सिंथेसिस या स्पर्म को रिलीज करने के काम आता है। तो दीज आर द हार्मोन्स विच एक्चुअली रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से हार्मोन हुए, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन LH FSH, ये दोनों मेनली हुए, और इसके बाद फिर हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन तो जब रिलीज होगा तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है,
तो ये इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्पर्म है ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। एक इसके अंदर हेड है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया, इसके बाद मिड पीस है, ठीक है, और तीसरा जो एरिया है वो है टेल, ठीक है। तो क्या है, हेड, हाँ नेक भी कह सकते हैं, एक हेड है, नेक है, मिडिल पीस है एंड टेल है, और ये सारे के सारे किससे इनके चारों तरफ क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हेड जो है, इस हेड के अंदर ये पूरा हेड है, इसमें ये जो वाला ये वाला पार्ट है डार्क नेवी ब्लू, इसके अंदर इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है ना, डीएनए होता है। और ये जो ऊपर की तरफ निकला हुआ एलोंगेटेड पार्ट होता है, इसको हम कैप लाइक स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर रखा हुआ है उसे कहते हैं एक्रोसोम्स। क्या कहते हैं, एक्रोसोम्स। और इस एक्रोसोम में क्या होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो जब स्पर्म ओवा के पास जाता है तो एक्रोसोम से ही कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, जिससे वो उसकी बाहर की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करते हुए जो स्पर्म है वो अंदर जाके फ्यूज करता है फिर उसके ओवा के साथ, ठीक है। तो हेड कंटेन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो कि हमने देखा नंबर 1 पर है, एंड अ कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एक्रोसोम, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मेनली हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में क्या था, अभी हमने देखा था मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी ये माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज है, ठीक है, मिडिल पीस पर। तो ये मिडिल पीस पर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किस लिए एनर्जी चाहिए स्पर्म को, मूवमेंट के लिए। उसकी जो पीछे टेल है वही फ्लैजिला की तरीके से तेजी से मूव करेगी और मूव करते करते ओवा के पास जाएगी, है ना, तो एनर्जी तो उसको चाहिए। तो मिडिल पीस में ही बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर टेल मूवमेंट एंड आप कह सकते हैं स्पर्म मोटिलिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है। और एज ड्यूरिंग कोइटस 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड। कोइटस के टाइम पर 200 से लेकर 300 स्पर्म जो हैं वो इजैकुलेट होते हैं, जिसमें से जो 60% होते हैं वो नॉर्मल शेप के होते हैं, और उनमें से 40% जो होते हैं वो उनकी विग्रस मोटिलिटी होती है। और विग्रस मोटिलिटी मीन्स क्योंकि स्पर्म को भी उतनी स्पीड से आगे आना पड़ेगा जितनी स्पीड से ओवा आएगा साइमल्टेनियसली। जब वो साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि कोइटस के टाइम पर 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो इजैकुलेट होते हैं, और जिसमें से 60% जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के, एंड 40% शुड हैव विग्रस मोटिलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म जो सिंथेसिस थी स्पर्म की वो कहाँ हुई, वो टेस्टिस में हुई। प्रोड्यूस कहाँ पर हुए, टेस्टिस में, है ना, ये टेस्टिस यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। अब ये जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्टेशन भी इसका जरूरी है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हेल्प करेंगी, वो एसेसरी डक्ट्स जितनी भी थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो सारी की सारी हेल्प करेंगी स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन। और स्पर्म जो टेस्टिस के किस एरिया में सिंथेसाइज होती हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सिंथेसाइज होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप इस वाले डायग्राम पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है क्या हो रही होती है, ये स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए ये कहाँ जाएंगी, ये जाती है इस जगह पर। इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को बोलते हैं एपिडाइडमिस। ये क्या है, एपिडाइडमिस। तो यहां से निकलकर ये एपिडाइडमिस में आया, और एपिडाइडमिस देखिए ये वाला जो है एपिडाइडमिस है, यहाँ लार्ज करके आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद ये इस डक्ट की तरफ गया, इस डक्ट को क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एपिडाइडमिस है, ये वाला एरिया, ये वाला एपिडाइडमिस है ना। और यहाँ से फिर जा रहा है इस वाले एरिया में, ये क्या है, वास डिफरेंस। वही यहाँ पर दिखाया हुआ ये एपिडाइडमिस है, यहाँ से फिर गया वास डिफरेंस की तरफ। वास डिफरेंस से होता हुआ ये आया एम्पुला में, और एम्पुला से फिर इजैकुलेटेड डक्ट से होता हुआ पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है स्पर्म, ठीक है, ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। तो सिक्रीशन फ्रॉम द एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर स्पर्म मैच्योरेशन एंड इट्स मोटिलिटी। इन सभी डक्ट्स का जो
कि इसकी एक्सेसरी डक्ट्स हैं, उसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो भी इसकी मैच्योरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए जरूरी होते हैं, और फिर इस तरीके का पाथ बनाते हुए वो थ्रू पेनिस बाहर निकल जाता है। ठीक है, सीमम, अच्छा सीमन जो है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म्स। में सेमिनल प्लाज्मा होते हैं और स्पर्म्स होते हैं, और इसमें कुछ टेस्टिकुलर हार्मोन्स भी होते हैं जो मेनली मेंटेन करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स को। टेस्टिकुलर हार्मोन जो कि एंड्रोजन्स हैं, वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? दीज आर एक्चुअली मेंटेन द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए, तो ये था अभी तक जो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे oogenesis के बारे में, ओवा कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ओवा कहाँ बनते हैं? ओवा फीमेल बॉडी में बनेंगे। ओवा जो है या oogenesis जो है ये इमीडिएटली बिगिन हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ, अगर कोई बेबी फीमेल बेबी है तो उसका जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी टाइम पर मिलियंस ऑफ ओगोनिया जो है ईच फीटल ओवरी, क्योंकि वन पेयर ओवरी होती है, उसमें मिलियंस ऑफ ओगोनिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, कोई भी नया ओगोनिया जो है आफ्टर बर्थ नहीं बनता है, ये हमें बात ध्यान रखनी है। बर्थ से पहले ही सारी ओगोनिया जो है बन जाते हैं। अगर जो नया बेबी पैदा होने वाला है, अगर वो फीमेल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसमें पहले ही जो है सारे ओगोनिया बन चुके होते हैं, और बर्थ के बाद कोई नया ओगोनिया नहीं बनता है। ठीक है, ओगोनिया स्टार्ट डिवीजन एंटरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस एंड बिकम प्राइमरी oocyte। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? प्राइमरी ओवम या ओगोनिया हम कह सकते हैं, ये है ओगोनिया। ये प्राइमरी ओवम या प्राइमरी oocyte वाली स्टेज में आकर अरेस्ट हो जाते हैं, मियोसिस 1 की प्राइमरी oocyte में अरेस्ट हो जाते हैं जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? ओगोनिया स्टार्ट डिविजन्स। ओगोनिया ने फटाफट उसी टाइम पे जब डेवलपमेंट हो रहा है डिवीजन स्टार्ट करी और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस साइकिल तक फर्स्ट तक आई, एंड बिकम वो किसमें कन्वर्ट हो गई? ओगोनिया कन्वर्ट हो गई प्राइमरी oocyte में, और इसी पर्टिकुलर स्टेज में मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 वाली स्टेज में ही अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी oocytes बना लेती। ठीक है, इस स्टेज तक। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, दीज आर सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा फॉर्मिंग प्राइमरी फॉलिकल। जो ये प्राइमरी फॉलिकल है इसके चारों तरफ एक तरीके की ग्रेन्युलोसा डेवलप होना शुरू कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स, और इसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, दीज आर डीजनरेटेड फ्रॉम बर्थ टू प्यूबरिटी। बर्थ से लेकर प्यूबरिटी तक बहुत सारी प्राइमरी जो फॉलिकल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, और लगभग, लेकिन फिर भी 60,000 से 8,000 जो है 60,000 to 80,000 जो है फिर भी रहते हैं ईच ओवरी में। ठीक है, प्यूबरिटी के टाइम पर। तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप एडिशनल ग्रेन्युलोसा लेयर एंड अथीका बिकम सेकेंडरी फॉलिकल। प्यूबरिटी की स्टेज तक ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी ये डेवलप होती हैं, और ये सेकेंडरी, ये देखिए पहले इस स्टेज में था, ग्रेन्युलोसा सेल थी, वो धीरे धीरे थिक होती है। ठीक है, फिर ग्रेन्युलोसा सेल अंदर की तरफ भी बढ़ रही होती है, ग्रेन्युलोसा लेयर्स उसकी बढ़ रही होती हैं, और ये फिर एक थीका भी बनाती है, और ये कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल में, अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देखें और समझें। पहले क्या था? oocyte थी, है ना? पहले oocyte थी जिसे हम बोल रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये oocyte है और ये इसका अंदर न्यूक्लियस है। ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, और प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ तब क्या हुआ? ये जो oocyte है उसके चारों तरफ जोना पेलिसुडा बन गई, और बाहर की तरफ एक थिक लेयर बनना शुरू हो गई जिसे ग्रेन्युलोसा सेल बोल रहे हैं। क्या क्या डेवलपमेंट हुए oocyte में? कि oocyte के चारों तरफ एक लेयर बनी जिसे बोल रहे हैं जोना पेलिसुडा, और एक बाहर की तरफ ग्रेन्युलस लेयर बनी जिसे बोल रहे हैं ग्रेन्युलोसा सेल। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होती है जब ये ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं वो और डेवलप हो रही होती हैं धीरे धीरे, और थीका सेल की लेयर जो है ये भी ग्रेन्युलोसा सेल के बाहर की तरफ एक
लेयर बना रही होती है, थीका लेयर्स बनती है। ठीक है, ये अंदर वाली हमारी जूना पेलिसोडा है ही। ग्रेनुलर ये जो लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ये डेवलप हो चुकी है, और उसके बाहर ये पर्पल कलर की जो लाइट लेयर आपको दिखाई दे रही है, तो ये थीका सेल्स हैं, ये भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं सेकेंडरी फॉलिकल के टाइम। ठीक है, अब जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्शरी फेज में आता है, तब अंदर की तरफ एक कैविटी बन जाती है जिसे बोला जाता है एट्रियम, और ये इसका सिग्निफिकेंट फीचर होता है। ये जो एट्रियम है ये इसका सिग्निफिकेंट फीचर होता है कि जब एट्रियम बन गया तो ये जो फॉलिकल है वो टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर अंदर की तरफ छोटा सा oocyte है, ये थीका लेयर लगातार बन रही हैं और ग्रेनुलोसा टिश्यू भी लगातार डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकेंडरी फॉलिकल बिकम टर्शरी फॉलिकल विद अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये जो कैविटी जिसे मैं सिग्निफिकेंट फीचर बता रही हूँ, इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या कहते हैं? एट्रियम, एंट्रम। ठीक है, और इसके बाद जो थीका लेयर बाहर की तरफ, ये जो थीका लेयर्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाती हैं, और वो किस किस में डिफ्रेंशिएट होती हैं? थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि ओव्यूलेटिंग फॉलिकल, जब फॉलिकल जो है ओव्यूलेट करता है तो ये जो एग होता है ये एग बाहर निकलता है, oocyte बाहर निकलती है ग्रेनुलोसा टिश्यू के साथ में, ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है ओवरी से, और उस टाइम पर क्या होता है जो फॉलिकल होती है ये रप्चर हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम में फिर दोबारा से एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहले ये प्राइमरी फॉलिकल थी, इट गेट कन्वर्टेड टू प्राइमरी फॉलिकल, जो एकदम प्राइमरी थी जिसे oocyte बोल रहे हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल में ये कैसे कन्वर्ट होगा? इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा टिश्यू डेवलप होगा। ठीक है, अंदर की तरफ जूना पेलिसोडा डेवलप होगी। ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी जब इसके चारों तरफ थीका सेल्स की लेयर बनना शुरू हो जाएगी। अब सेकेंडरी टर्शरी में जब कन्वर्ट होगी, जब इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होगी जिसे हम बोलेंगे एंट्रियम। ठीक है, और जो थीका सेल्स हैं वो 2 लेयर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब टर्शरी फॉलिकल ओव्यूलेटिंग फॉलिकल में तब कन्वर्ट होगी जब ओवा बाहर निकलेगा, ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा, मतलब या आप कह सकते हैं फॉलिकल रप्चर होगा, तब ओवा रप्चर करेगा, मतलब ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद अगर नहीं वो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में फिर से, यानी कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है और जो ओवरी की चारों तरफ की कवरिंग है वो थिक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte जो है वो किसमें कन्वर्ट हुई? इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्राइमरी oocyte इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रो एंड कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन और फॉर्मिंग अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है वो टर्शरी में कन्वर्ट हुई और एक इसने लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाया और एक छोटा सा फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी बनाई जो कि डिजेनरेट हो जाती है टाइम के साथ साथ। और जो सेकेंडरी oocyte होती है इट रिटेन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। इसमें क्या रहता है? बहुत सारा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म रहता है। और टर्शरी फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है इनटू ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल में मैच्योर हो जाता है, इसको ग्रेफियन फॉलिकल भी कहते हैं टर्शरी फॉलिकल को। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म जोना पेलिसोडा, जो अभी हमने लास्ट डायग्राम में देखा, मेम्ब्रेन एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte होती है जोना पेलिसोडा मेम्ब्रेन बनाती है और ओव्यूलेशन के टाइम से इससे जो है ये रिलीज होती है। ठीक है, अब ये इसकी पूरी साइकिल थी। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता है कि एवरी जितनी भी फीमेल प्राइमेट्स होती हैं उन सभी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और ये कब शुरू हो जाता है? एट द स्टेज ऑफ प्यूबेरिटी। ठीक है, प्यूबेरिटी, और ये साइकिल चलती है 28 to 29 डेज की ये साइकिल होती है। इसमें क्या होता है? साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो ज्यादातर 3 से लेकर 5 दिन की होती है। ये जो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर में दिखाया जा रहा है, ये 3 से लेकर 5 दिन का जो टाइम होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी मैंने 3 लेयर आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, ठीक है, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है। तो ये जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस पूरे साइकिल के दौरान बढ़ी हुई होती है। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो जो थिक लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है वो झड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि उसका कोई रोल नहीं रहा। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है ब्रेक हो के बाहर निकल रही होती है अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है। उसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
ठीक है, तो उसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती हैं, ये सारा का सारा चीजें होती हैं। तो ये जो साइकिल है वो कब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 से 5 दिन की साइकिल होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है ब्रेक होकर बाहर निकलती है, अगर जो है ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तो। ठीक है, इसके बाद बाहर निकल जाती है और इसके बाद फॉलिकुलर, फिर दोबारा से फॉलिकुलर फेज में जो है साइकिल आती है और फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो आप देखेंगे 14th डे पर ये यहाँ पर जो 14th डे है, यहाँ पे ओव्यूलेशन ओवा बन चुके हुए होते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन का ज्यादातर टाइम 14 डे माना जाता है और तब तक ये फिर से दोबारा से एंडोमेट्रियम जो है ओव्यूलेशन फेज में पूरी तरीके से बन चुकी होती है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ल्यूटियन फेज में साइकिल चली जाती है। तो यहाँ शुरू कहाँ से होगा? मेस्टुरेशन साइकिल फर्स्ट 1 to 5 डेज, देन 6 to 14 डेज के जो टाइम पीरियड है उसे हम फॉलिकुलर फेज कहेंगे, देन 15 to 19 डेज के टाइम पीरियड को हम ओव्यूलेशन फेज कहेंगे, देन ल्यूटियन फेज कहेंगे रेस्ट ऑफ द टाइम, और जो 28 दिन की हमारी साइकिल होती है। ठीक है, तो मेस्टुरेशन फेज को हमने कितने चीजों में डिवाइड किया? फॉलिकुलर, पहले मेस्टुरेशन फेज, देन फॉलिकुलर फेज, ठीक है, और उसके बाद क्या था? ओव्यूलेशन फेज था, और उसके बाद ल्यूटियन फेज था। तो इसमें प्राइमरी जो फॉलिकल हैं वो क्या बना रहे होते हैं? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, या जैसे हम टर्शरी फेज भी बोलते हैं, और जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर हट गई थी क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ था, तो उस मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं था, वो धीरे धीरे झड़ जाती है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाता है जैसे ही साइकिल चली जाती है। सो इस दौरान ओवरी और यूट्रस जो है उनमें भी चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि डिफरेंट जो प्यूटरी ग्लैंड से, ओवेरियन से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो इसमें चेंजेस लेकर आते हैं। तो और कौन कौन से हार्मोन होते हैं ये आपको पता ही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, है ना। ऐसे ही ये दोनों मेल में भी काम करते हैं, फीमेल्स में भी काम करते हैं। मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि वहां पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेंगे, यहाँ ओव्यूलेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि oogenesis में हार्मोन कैसे रेगुलेट करते हैं और डिफरेंट मैच्योरेशन साइकिल के फेजेस क्या होते हैं। तो फॉलिकुलर फेज जो था और दूसरा फेज जो था मैच्योरेशन, इसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद फॉलिकुलर फेज था, देन ल्यूटियन फेज था। जब फॉलिकुलर फेज होता है तो यहाँ पर फर्स्ट फेज में हम क्या देख रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? बहुत कम है। ये देखिए प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर्पल में कलर में दिखा हुआ है, ये बिल्कुल कम है। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल कम है, तो जब बिल्कुल कम है और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, उसको डेवलप करना और मेंटेन करना। जब ये बिल्कुल कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेंसेस आ जाएंगे, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो झड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ही ये 7 डेज, ये जो 5 डेज कंप्लीट होंगे, धीरे 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 क्या होगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ये जो पिंक वाले में आपको दिखाई दे रहा है LH, एंड देन ये आपको स्काई ब्लू में जो दिखाई दे रहा है दिस इज FSH। देख रहे हैं ना, ये स्काई ब्लू है, ये पिंक है और ये ग्रे है। ये तीनों के तीनों जो हार्मोन है, और खास तौर से 14 डे के आसपास जब ओव्यूलेशन होता है तब मेनली LH और FSH ये अपने पीक पर होते हैं, मैक्सिमम होते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से पीक पर हुए? यहाँ पर हुए FSH बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर LH जो है वो बढ़ा हुआ है, अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, मैक्सिमम बढ़ा हुआ है एट कौन से दिन पर? 14th डे पर। ठीक है, अगर यहाँ पर कब, और ये कब? ये देखिए यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ यानी कि ये ओवा, ओवेरियन साइकिल में ओवा बाहर निकल गया, तो इस टाइम पर LH और FSH मैक्सिमम होते हैं। और अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो वेल एंड गुड, जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर ये जो है धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ल्यूटियन साइकिल जो होती है, इसमें फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पर जाकर 21st के आसपास प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन, ये बढ़ा हुआ होता है, और ये दोनों बिल्कुल डाउन। ठीक है, तो फर्स्ट 5 डेज में कौन सा हार्मोन कम था? प्रोजेस्टेरोन कम था। 14th डे पर कौन से मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किस हार्मोन की थी? LH की थी और FSH की थी। उसके बाद ल्यूटियन फेज में किसकी ज्यादा थी कॉन्सेंट्रेशन? प्रोजेस्टेरोन की थी। ठीक है, इस ग्राफ से हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। और फिर प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर वो नहीं हो पाया है तो दोबारा से एंडोमेट्रियम को, ये देखिए, थिकनेस को और एंडोमेट्रियम को
मेंटेन करने का काम कर रहा है। धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की थिकनेस आप देख पा रहे हैं बढ़ रही है। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया? ओके, चलिए अब देखते हैं ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यहाँ पर कौन कौन से होंगे? LH एंड FSH, ये इंक्रीज होंगे। ठीक है, कहां पर, किस जगह पर? फॉलिकुलर फेज पर। ठीक है, धीरे धीरे ये यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। एंड स्टिमुलेटिंग फॉलिकल डेवलपमेंट एंड एस्ट्रोजन सिक्रेशन, फॉलिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे ये और एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करेंगे, प्रमोट करेंगे। और अराउंड 14th डे, जो मैंने आपको बताया था, अराउंड 14th डे जब ये जो ओवा होता है रिलीज हो रहा होता है, तो ये जो LH और FSH है ये पीक पर होते हैं एंड कॉजिंग अ LH सर्ज। एंड बिकॉज ऑफ दिस LH सर्ज, वो एकदम पीक पर होता है, इट एक्चुअली ट्रिगर ओव्यूलेशन। यही जो है LH इतना ज्यादा होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट LH ओव्यूलेशन जो है होता है, वो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को, यानी कि हम कह सकते हैं ओवा को रिलीज कराने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन। ठीक है, इसके बाद पोस्ट ओव्यूलेशन ल्यूट्रल फेज बिगिंस। पोस्ट ओव्यूलेशन जहां पर ग्रेफियन फॉलिकल बिकम कॉर्पस ल्यूटियम, जहां पर जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है और फिर क्या सिक्रीट होना शुरू हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्यों? और प्रोजेस्टेरोन फिर क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन काम करता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का, जो जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा एंडोमेट्रियम की थिकनेस लगातार बढ़ रही थी और वो उसको मेंटेन करने का काम कर रहा था। तो ड्यूरिंग मेंसेस प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल कम था, लेकिन पोस्ट ओव्यूलेशन जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एकदम बढ़ जाता है। एंड 40 दिन के अराउंड कौन से हार्मोन्स ज्यादा होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं LH एंड FSH। ठीक है, तो इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अगर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट होगा तो एंडोमेट्रियम की भी जो वॉल है वो ब्रेक डाउन होगी, ब्लड वेसल्स निकलेंगी, उसकी वॉल निकलेगी, मेम्ब्रेन्स निकलेंगी और मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नॉर्मली जो प्राइमेट्स होती हैं, मेमेलियन, ये जो ह्यूमंस में वो 850 जो ईयर की एज की लेडीज जो होती हैं 45 to 50 वहां तक होता है, और उसके बाद 50 के बाद मेनोपॉज वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो कॉपुलेशन के टाइम पर क्या होता है कि सीमन रिलीज होता है, और सीमन रिलीज कहाँ होता है? वजाइना में। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंसेमिनेशन। क्या कहा जाता है? इंसेमिनेशन। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड इनटू द वजाइना known as insemination. So at that time motile sperm swing through cervix enter into the uterus. जो जितने भी मोटाइल, ये देखिए छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये स्पर्म्स आपको, तो ये जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में एंटर करते हैं। ठीक है, तो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में आए, यूट्रस में आने के बाद ये कहाँ गए? ये क्या है? ये कौन सा एरिया है फैलोपियन ट्यूब का? इसे बोलते हैं इस्थमस। और इस्थमस के बाद ये एम्पुला, ये जो चौड़ा वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है, और इसके बाद ये इन्फंडिबुलम, और ये क्या है? फिम्ब्री, है ना। यहाँ पर ये ओवरी लगी हुई है। अब ओवरी से यहाँ पर क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ, ओवा रिलीज हो गया। ये ओवा रिलीज हुआ, ओवा यहाँ से माइग्रेट करेगा, उसी स्पीड से ये जो स्पर्म्स आ रहे हैं ये माइग्रेट करेंगे। जब वो साइमल्टेनियसली एक ऐसी माइग्रेशन से जाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली इट्स अ चांस इवेंट, तो ऑटोमेटिकली इस एम्पुला वाले स्टेज में जब ये मिल जाएंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एम्पुला वाला स्टेज है, आपको पता है। यहाँ से फटाफट क्या हो रहे हैं? स्पर्म माइग्रेट करके आ रहे हैं, स्टिमुलस क्रॉस किया, एम्पुला क्रॉस किया, और एम्पुला यहाँ पर ओवा जो है यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ, ओवा ने भी फटाफट से माइग्रेट करना शुरू किया और वो एम्पुला वाले स्टेज में आके उन लोगों का फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटाइल स्पर्म स्विम थ्रू द सर्विक्स एंटर द यूट्रस एंड रीच द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए। सो द ओवा रिलीज्ड बाय द ओवम इज ट्रांसपोर्टेड एट दिस जंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवा यहाँ से आ रहा है, स्पर्म यहाँ से आ रहा है। फर्टिलाइजेशन अकर ओनली बोथ द ओवा एंड स्पर्म रीच द जंक्शन साइमल्टेनियसली। अगर इस पर्टिकुलर एरिया में दोनों साइमल्टेनियसली पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन
हो जाता है। ठीक है, इसीलिए दिस इज वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसीलिए हर बार जो कॉपुलेशन है वो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है उनकी स्पीड बराबर की नहीं रही हो, है ना। सो इट्स अ चांस इवेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, इट इज अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवा। ठीक है, उसी को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये स्पर्म जो है ये इस ओवा के साथ फ्यूज कर जाएगा, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और फिर वो जाइगोट बना लेता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो स्पर्म सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है, स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेलोसिडा के। जो ओवा की जो आउटर लेयर है ये वाली, इसके ये जो क्रीम कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आता है और ब्लॉकिंग एडिशनल स्पर्म एंट्री। वो बहुत सारे स्पर्म माइग्रेट करके आते हैं, तो जो सबसे पहला आता है वो जोला पेलोसिडा के कांटेक्ट में आता है और बाकी स्पर्म्स की एंट्री को ये ब्लॉक करता है। ठीक है, और इसी टाइम पर क्या होता है, जो एक्रोसोम इसका बाहर की तरफ कोनिकल जैसा स्ट्रक्चर जो आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर के टाइम पर दिखाया था, ये एक्रोसोम सिक्रीट करता है कुछ एंजाइम्स और ये हेल्प करता है स्पर्म को पेनिट्रेट करने में इन दिस पर्टिकुलर लेयर, जिसे बोलते हैं जोना पेलोसिडा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्रोसोम सिक्रीशंस हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द जोना पेलोसिडा एंड ओवम मेम्ब्रेन। जोना पेलोसिडा को क्रॉस करते हुए ओवम की मेम्ब्रेन तक पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है एक्रोसोम और एक्रोसोम के एंजाइम्स। ठीक है, सो दिस ट्रिगर द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट मियोटिक डिवीजन। जो सेकेंडरी oocyte के फेज में अरेस्ट हो चुकी थी हमारी सेल, वो फिर से क्या करती है, अपनी मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करती है और फिर क्या करती है, वो भी सेकेंडरी एक पोलर बॉडी बनाती है और एक हैप्लॉइड ओवा बना लेती है। ठीक है, तो ये देखिए इस फेज में आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, फर्स्ट जो स्टेप है, स्पर्म मेक कांटेक्ट विद द एग। ये एग है पूरा, स्पर्म आया, उसने एग के साथ कांटेक्ट किया। उसके बाद एक्रोसोम से कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज हुए और उसने क्या किया, जोना पेलोसिडा को क्या किया, उसको गलाना शुरू किया। ठीक है, उसको हाइड्रोलिसिस वहां पर शुरू की। तीसरे स्टेज में क्या हुआ, एक्रोसोम रिएक्ट विद द पेरीविटाइलाइन स्पेस। ठीक है, ये अंदर के अंदर वो स्पेस हाइड्रोलिटिक एंजाइम से स्पेस क्रिएट करा और इसके बाद जो स्पर्म है और एग है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई। फ्यूज होने के बाद स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर जाकर एग के अंदर चला गया और उसके बाद वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टेज। पहले आएगा जोना पेलोसिडा की कांटेक्ट में आएगा, उससे हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्रोसोम से रिलीज होंगे, वो मेम्ब्रेन को लगातार हाइड्रोलाइज करके आगे बढ़ाता रहेगा। फिर ये जो है नेक्स्ट लेयर के कांटेक्ट में आएगा, फिर दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो जाएंगी और फिर स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर ओवा के न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो और इस पोजीशन में ही जैसे ही वो आना शुरू होता है, सेकेंडरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte अपनी मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करती है। दोबारा से एक छोटी सी सेल बनती है जिसे पोलर बॉडी बोलते हैं और एक हैप्लॉइड ओवा बनता है। तो ये जो हैप्लॉइड ओवा जो होता है वो स्पर्म के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और फिर बना लेता है डिप्लॉइड जाइगोट, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमंस में। तो बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपको पता है कि जो फीमेल है उनका जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, जबकि मेल के कौन से होते हैं, XY होते हैं। तो फीमेल के जो ओवा है वो केवल X क्रोमोसोम कैरी करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये फीमेल बनी हुई है, XX होगा, और जो मेल है उसमें एक X और Y होगा। ठीक है, या तो X होगा या तो Y होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि 50% चांस ये होता है कि स्पर्म ने X कैरी किया हुआ हो क्रोमोसोम, और 50% चांस ये होता है कि उसने Y कैरी किया हो। तो जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, अगर उसने, तो फिर यहाँ पर क्या चारों तरीके के रेशियो बन रहे हैं, XX, तो ये रहा XX, XY, XY, XX, XX, XY, XY। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जाइगोट या तो XX बनेगा या फिर जाइगोट XY बनेगा। ठीक है, तो ये डिटरमाइन कौन कर रहा है कि गर्ल चाइल्ड रहेगी या बॉय चाइल्ड रहेगा, ये डिटरमाइन कर रहा है ये Y क्रोमोसोम। और ये Y क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट है, ये Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है मेल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फादर है वो उसका स्पर्म ये डिसाइड करेगा जो कि बेबी होने वाला है उसका सेक्स क्या होगा।
वो लड़की होगी या लड़का होगा, वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा फादर। फादर का स्पर्म डिटरमाइन करेगा, ये मदर डिटरमाइन नहीं करती है, क्योंकि मदर में तो दोनों ही के दोनों क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इम्प्लांटेशन कैसे होता है। इम्प्लांटेशन में क्या हुआ कि माइटोटिक डिवीजन शुरू हो गई थी, है ना, किसमें? जाइगोट में इमीडिएटली। क्योंकि जैसे कि आप दोबारा से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं यूट्रस और ओवरी का डायग्राम, तो ये ओवरी है, ओवरी ने ओवा रिलीज किया, ओव्यूलेशन हुआ, oocyte डेवलप हुआ और यहाँ से माइग्रेट करते हुए आए स्पर्म्स, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद इमीडिएटली क्या हुआ, ये जो एन पोजीशन से 2n पोजीशन में आए, यहीं पर मूव करते 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 ही ये जो है क्लीवेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। डे 1 ये स्थिति थी फर्टिलाइजेशन के बाद, यहाँ पर डे 2 में फर्स्ट क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज आई, देन डे 3 to 4 4 सेल स्टेज पे आया, 4 सेल स्टेज के बाद ये 8 सेल स्टेज में आया, 8 सेल स्टेज से ये कॉम्पैक्ट मोरुला स्टेज में कन्वर्ट हो गया। देन डे 5 में, डे 5 से लेके डे 8 to 9 तक ये डेवलप होते होते अर्ली ब्लास्टोसिस्ट से मैच्योर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होते होते ये जाके डे 8 to 9 में जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल पर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू क्या बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो जाके सीधे यहाँ माइग्रेट यूट्रस में जाएगा फिर उसके डिवीजन शुरू होंगे। नहीं, माइग्रेट होते 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 उनके डिवीजन शुरू हो जाते हैं। जाइगोट के स्टार्ट हो जाता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज लाइक दिस, और फिर वो जाके जब वो ब्लास्टोसिस स्टेज में पहुंच जाता है तब वो जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लीवेज फॉर्म ब्लास्टोमियर रिजल्टिंग 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, अ क्लस्टर ऑफ 8 to 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म द मोरुला। ठीक है, एंड मोरुला डेवलप इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला डेवलप इनटू द, ये जो 8 सेल स्टेज का मोरुला था ये डेवलप इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एंड व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रोफोलेयर्स, आउटर लेयर एक होती है और इनर सेल मास होता है इसके अंदर। ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, इनर सेल मास बिकम द एम्ब्रियो। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो यहाँ से एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाती है और इनर सेल मास जो होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो को बनाने का काम करता है। फिर रैपिड सेल डिवीजन इन द यूट्रस कवर द ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडिंग इट इनटू द एंडोमेट्रियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन और इनिशिएट प्रेगनेंसी। जब इम्प्लांट हो जाता है, जब हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी इनिशिएट हो चुकी है। अब देखते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर। अभी इम्प्लांट हो गया हमारा, जो एम्ब्रियो था वो इम्प्लांट हो गया, तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट था डेवलप सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो उसकी बाहर की लेयर थी वो इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती है, जिसे बोलते हैं क्रोनियोनिक विलाई। ठीक है, और ऐसे ही कुछ विलाई जो होती हैं वो यूट्राइन टिश्यू भी निकालती है और वो मिला के इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर विलाई दिखाई दे रही है ना आपको, कोरियोनिक विलाई, जो किससे निकली हुई हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट से निकली हुई हैं। और उस तरफ से, दूसरी तरफ से किसकी आएंगी, मदर की, जो यूट्रस होता है उससे विलाई निकली हुई होती है, उसका टिश्यू और मैटरनल ब्लड इस तरीके का बनाती है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है जिससे बाइंडिंग होती है उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ये वाला देखिए, जो बाहर की लेयर थी वो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ने फंगल लाइक वो निकाले, यूट्रस की जो वॉल थी उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाले और मैटरनल ब्लड वेसल्स भी उसमें थे और उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। ठीक है, सो दिस इंटर डिजिटेटेड कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, जिसके अंदर बेबी रहता है। तो प्लेसेंटा का क्या काम होता है, प्लेसेंटा का काम होता है इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। प्लेसेंटा क्या है, ये एक जंक्शन है या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसके बीच में, ये बाहर किसका एरिया, मदर का, अंदर वाला एरिया किसका है, फीटस का। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का काम करती है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं। प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा का काम होता है जो फीटस है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करना, वो प्लेसेंटा का काम होता है। और ये कनेक्ट होती है
एम्ब्रियो से वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से ये कनेक्ट होती है एंड फैसिलिटेट सब्सटेंस टू ट्रांसपोर्ट। सो इट एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू की भी तरह ये काम करती है, कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है। ठीक है, जो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर के लिए जरूरी है, बेबी के लिए जरूरी है, उन सभी हार्मोन्स को भी ये प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी जो ओवरी होती है वो रिलैक्सिन एंजाइम सिक्रीट करती है, और ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचसीजी एंड एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस। केवल लेट प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलैक्सिन एंजाइम जो एंजाइम है वो सिक्रीट होगा, ताकि जब पूरा डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद जो डिलीवरी के टाइम होता है उसमें वो हेल्प करता है ये पर्टिकुलर इसकी सिक्रीशन से। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से ये हेल्प करता है। ठीक है, सो इसके अलावा अदर हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द मदर्स ब्लड। क्यों ये सारे हार्मोन्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं? क्योंकि जिस टाइम पर बेबी कैरी कर रही होती है मदर, उस टाइम उसकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बेबी डिलीवर होगा उसके बाद उसकी केयर भी करनी है ना, उसकी केयर, उसको फीड भी कराना है ना, तो उस तरीके के चेंजेस, उस तरीके के डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही जो है वो इंक्रीज होने लगते हैं मदर के ब्लड में। These increased hormone level support क्या क्या सपोर्ट करेंगे? फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, मैटरनल मेटाबॉलिक चेंजेस को सपोर्ट करते हैं, एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी ये हार्मोन्स सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी टाइमलाइन। तो इम्प्लांटेशन जब हो गया था तो मैंने आपको बताया कि इनर सेल जो मास होती है वो डिफरेंशिएट होती है एम्ब्रियो में, और जो इनर सेल मास होती है वो 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है। पहले सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद होती है मेसोडर्म, उसके बाद होती है एंडोडर्म। इनर मोस्ट कौन सी होती है? ये येलो वाली जो दिखाई दे रही है इसे बोल रहे हैं एंडोडर्म। बीच वाली ये जो रेड वाली है इसको बोल रहे हैं मेसोडर्म, और जो बाहर वाली ग्रीन वाली है इसको हम बोल रहे हैं एक्टोडर्म। ठीक है, ग्रीन वाली नहीं, सॉरी, ये ब्लू वाली। ठीक है, इसको बोल रहे हैं एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है वो बाहर वाले आइटम सारे बनाएगी, जैसे कि हेयर, नेल, स्किन, नर्वस सिस्टम। मेसोडर्म है वो इंटरनल जो हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, स्केलेटन सिस्टम, मसल, इन सब को डेवलप करती है। और एंडोडर्म जो है वो बनाती है डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड लंग्स की जो इनर लेयर होती है वो एंडोडर्म बनाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर सेल मास कंटेन स्टेम सेल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। उनमें स्टेम सेल्स पाई जाती हैं इनर सेल मास में, जो हमारी जो आने वाला बेबी है उसकी सारे के सारे ऑर्गन्स को बनाने में जो ईच लेयर है वो हेल्प करती है। ठीक है, प्रेगनेंसी टाइमलाइन में अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ में बेबी का हार्ट डेवलप होता है, हार्ट फॉर्म होता है, और इसकी हार्ट बीट जो है वो स्टेथोस्कोप से वन कैन एनालाइज, डॉक्टर सुन लेता है। सेकेंडरी मंथ, जो सेकेंड मंथ होता है उसमें फीटस के लिम्ब्स एंड डिजिट्स डेवलप हो रहे होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं या 12 वीक का जो टाइम होता है उसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम, लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, दीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, 5th मंथ में क्या होता है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट, उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। कब? 5th मंथ में, एंड उसमें हेयर, उसके बाल जो है हेड में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है यानी कि जो कि 24 वीक्स का होता है, इसमें बेबी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस फॉर्म्ड। 9 मंथ्स में फीटस जो है वो फुली डेवलप हो जाएगा एंड वो रेडी हो जाता है फॉर डिलीवरी के लिए। तो इन सारे पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि 12 वीक में सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, 16 में फिंगर एंड टोज, 20th वीक में हियरिंग शुरू हो जाती है ना, 24 वीक्स में लंग्स बिगिन टू डेवलप, 28 वीक में ब्रेन ग्रो रैपिडली लाइक दिस। तो इस तरीके से वीक बाय वीक धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज नथिंग, पार्चुरेशन को हम कहेंगे डिलीवरी कैसे होगी। अभी तक बेबी इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांट के बाद फीटस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद बेबी डेवलप हुआ 9 मंथ्स में, अब उस बेबी को डिलीवर भी तो होना होगा ना। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है ये हम सब लोग जानते हैं कि ये 9 मंथ्स की होती है। ठीक है,
तो द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इनिशिएटेड बाय सिग्नल फ्रॉम द फीटस एंड प्लेसेंटा कॉजिंग माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जब बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है 9 मंथ्स में, उस टाइम पे फीटस भी सिग्नल देता है और प्लेसेंटा भी सिग्नल देती है कि भाई अब जो है इसका डेवलपमेंट हो चुका, और प्लेसेंटा कहती है अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मैं हट रही हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से जब वो सिग्नल देते हैं तो यूट्राइन की जो वॉल होती है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। और उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, और धीरे धीरे फिर जो है ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप करता है यूट्रस की वॉल में। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर क्या होता है, बेबी धीरे धीरे बाहर की तरफ जो है पुश करते हुए बाहर निकल आता है, और प्लेसेंटा भी जो है प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड पोस्ट डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुश करते हुए बेबी जो है बाहर की तरफ निकल के आता है। ठीक है, चलिए लैक्टेशन क्या होता है। अब जब बेबी डिलीवर हुआ है तो उसको फीडिंग भी करानी होगी, क्योंकि उसको इमीडिएटली तो उसके दांत है नहीं, और इमीडिएटली उसका इम्यून सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं है कि हम उसे खाना बाहर का खिला सकें। तो भगवान ने ऑलरेडी ही क्या किया हुआ है, मदर की मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू लैक्टेशन का प्रोविजन किया हुआ है, जिससे लैक्टेशन होगा तो क्या होगा, मिल्क मिलेगा जो बेबी है, और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है बेबी मेमरी ग्लैंड से, या जिसे ब्रेस्ट कहते हैं फीमेल्स में, उससे मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट मिल्क आता है उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इट इज रिच इन सर्टेन एंटीबॉडीज, और जिसको बोलते हैं IgA। ठीक है, ये IgA मिल्क में पाया जाता है, जिससे वो क्या प्रोवाइड करता है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो डेवलप है नहीं। बहुत सारे डेवलपमेंट तो बर्थ के बाद भी होते हैं चाइल्ड में, है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए रिकमेंड की जाती है, और इसमें बहुत सारे वाइटामिन भी होते हैं। विटामिन A होता है, विटामिन जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो मदर मिल्क से मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ही बच्चे की अपनी जो इम्यूनिटी है वो 6 महीने तक तो है ही नहीं। 6 महीने के बाद बनना इम्यून सिस्टम थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। तो इम्यूनिटी उसे कहाँ से मिली, मदर की जब वो फीड करता है उसी टाइम पर मिलती है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देता है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए, और जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और उसके साथ साथ ही फीडबैक के थ्रू जो है मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और मिल्क निकलना मदर का शुरू हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिलेटेड टॉपिक। अब ये यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक खूब पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।